वो सल झटक कर एक बार फिर अपना ध्यान किताब में लगा रही थी कि कोई तूफान उसके करीब आया था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त न किया तो मेरा नाम भी मुअज्जम नहीं। वो बड़े गुस्सा में कहता हुआ शहरबानों के करीब से गुजरकर बाहर की समत बढ़ गया था। इसके तेवर देख कर शहरबानों भी सहम गई थी और अभी मुअज्जम को गए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो वापस चला आ रहा था, लेकिन शहरबानों को इसकी चाल में लड़खड़ाहट सी महसूस हुई थी। इसकी नज़र मुअज्जम के पैरों की समत उठी ग्रे शलवार सूट पर। उसने सिया लेदर के स्टाइलिश से सलीपर पहन रखे थे, लेकिन एक पीर से खून निकल रहा था। ये क्या हो ईशा जी? वो बेसाख्ता उठी और किताब छोटी सी तपाई पर रखकर उसकी समत बड़ी थी। उफ, बहुत बड़ी चोट लगी है। मुअज्जम करीब आते ही कुर्सी पर ढह गया था। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आ रहे थे। इसने सलीपर से पीर बाहर निकाल लिया था। कैसे लग गई चोट, दिखाए तो। शहरबानो तो इसके खून से भरा पीर देखकर बुरी तरह घबराई थी। यकलख्त ही वो दोजानू हैकर जमीन पर बैठ गई और बड़ी बेसाख्तगी से अपने सफेद दुपट्टे से इसका पीर साफ करने लगी। इसके पीर का अंगूठा और एक उंगली बुरी तरह कट गई थी, जहां से खून बह रहा था, और मुअज्जम इस हरकत पर आरेही करता रह गया। इशारा उसे मना करने का था। शाह जी, ये चोट कैसे लगी आपको? वो अपना सफेद दुपट्टा उसके खून से रंग चुकी थी। जमीन पर हुनूज इसी हालत में बैठी वो मुअज्जम से इस्तिफसार कर रही थी। गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए ध्यान नहीं रहा था। जाओ तुम अंदर से कोई दवा और बैंडेज ले आओ और ये अपना दुपट्टा भी फौरन धो लो। मुअज्जम कुर्सी पर बैठा उसे कह रहा था। ध्यान कैसे रहता? किस कदर गुस्से में गए थे आप? वो सोचती हुई फौरन अंदर भागी थी और फिर चंद लम्हों में ही वो दूसरा दुपट्टा बदलकर फर्स्ट एड का तकरीबन तमाम सामान उठा लाई थी। तपाई पर पीर रखे वो अपनी बैंज खुद कर रहा था और शहरबानो दोजानू बैठी उसकी मदद करवा रही थी। मान आहट पर दोनों ने बैक वक्त चौंक कर हाल के अंदरूनी दरवाजे की समत देखा था। दरवाजे की चौखट पर चौंकने के अंदाज में लगी खड़ी थी और कुछ फासले पर वो लोग बैठे हुए थे। नगी, शाह जी के पीर पर चोट लग गई है। शहरबानों ने इसे इत्तला देना जरूरी भी थी, लेकिन मुअज्जम उसे नजरअंदाज करते अपने काम में मसरूफ था। मुअज्जम, तुम्हें इस किस्म की लड़की सूट करती है जो हरदम तुम्हारी खिदमत गुजारी में लगी रहे। वो अच्छी तरह जानती थी कि मुअज्जम शिद्दतों से चाहता है, लेकिन न जाने क्यों वो इस वक्त ये बात तमस्खुराना लहजे में कही गई थी। नगी। मुअज्जम इससे सख्त खफा था, लेकिन यकलख्त उसकी बात पर धार उठा था। क्या अव्वल फूल बकती हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें? मुअज्जम ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। मैंने शहरबानो को तो कुछ नहीं कहा। नगी ने बड़ी मासूमियत से कंधे उचकाए थे। शहरबा नवाब इतनी नादान भी नहीं थी जो उसकी बात ना समझती। वो खामोशी से उठी और अंदर की जानिब बढ़ गई थी। बहुत गलत बोल जाती हो तुम। वो लड़की तो सदा की ऐसी ही है, हर किसी की तकलीफ में परेशान होने वाली और हर किसी की खुशी में खुश होने वाली। मुअज्जम के लहजे में भरपूर खफगी थी। चोट कैसे लग गई? बात बदलते हुए वो मुअज्जम के करीब आकर दूसरी चीज पर बैठ गई थी। पूछने का ख्याल बहुत जल्द आ गया। मुअज्जम ने बैंड बीच करके तपाई से पीर नीचे रखते हुए इस पर गहरा तंज किया था। साथ ही मुलाजिम को आवाज देकर तपाई से फर्स्ट एड का सामान उठाने और अपने दूसरे सलीपर लाने को कहा था। मुझे तो तुम्हारा ख्याल है, लेकिन तुम्हें ही मेरा ख्याल नहीं है। नगी कुछ देर पहले वाली लड़ाई को भूल कर नए सिरे से मुअज्जम को राम करने गई थी। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन नगी, तुम्हारी माँ ने जो सच्चाई तुम्हें बताई है वो सरासर गलत है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? मुअज्जम जिच हैकर बोला था। देखो मुअज्जम, माजी में जो कुछ हुआ है, मैं उसके बारे में जो जान गई हूँ वही मेरे लिए काफ़ी है। गो कि तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी माँ मुझे मिल गई है। मैंने तुम लोगों को भी मुआफ़ किया। बहुत एहसान है आपका कि आपने हमें मुआफ़ कर दिया। यकलख्त ही मुअज्जम ने जल कर उसकी बात काटते हुए कहा था। मुअज्जम प्लीज़ मुझे मेरी माँ से मिलने दो। इसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई और आंखों में आंसू आ गए थे। मुअज्जम ने गहरी सांस लेते हुए खामोशी पर इत्तेफाक किया था। इसके जहन में सैयद मुकर्रम अली शाह की सुबह वाली बात गर्दिश करने लगी थी।
मुअज़्ज़म हम इसकी माँ की परछाई भी इस पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अगर किस्मत में यही लिखा है तो तुम नगी को मत रोको, इसे मिलने दो अपनी माँ से। हकीकत कब तक छुपेगी, अच्छा है वो सब अपनी आंखों से देखे। मुअज़्ज़म, नगी ने इसे खामोश देखकर आहिस्तगी से पुकारा था। इसकी आंखों में जमा नस्वर खसारों पर बह निकले थे। ठीक है, तुम अपनी माँ से मिल सकती हो और ये अपने आंसू साफ करो। गो कि वो संजीदा नजर आ रहा था, लेकिन इसके लहजे में नरमी उतर आई थी। थैंक्स, नगी ने बड़ी हैरत और खुशी से इसकी समत देखा था। मुअज़्ज़म तो तीसरे दिन ही वापस चला गया था, लेकिन नगी और शहरबानो अपनी छुट्टियां गुजारकर ड्राइवर के साथ होटल आ गई थी और अब तो नगी शहला बेगम के राब्ते में थी, इसलिए बेहद खुश रहने लगी थी। शहला बेगम की अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, जबकि उनके शौहर जहांगीर अहमद का ताल्लुक सियासत से था। नगी की फ़िलहाल उनसे मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि आजकल वो लंदन में बसेरा किए हुए थे। नगी अब अक्सर वीकेंड अपनी माँ के पास गुजारा करती थी। इस दिन भी वो वीकेंड गुजारने शहला के पास आई हुई थी, बल्कि शहला ने अपना ड्राइवर भेजकर उसे बुलवाया था। फिर उसे बाजार भी लेकर गई थी। खूब उसे शॉपिंग करवाई। ये इनायत वो अक्सर बेटी पर करती थी। अच्छे से होटल में लंच किया, फिर उनकी वापसी हुई थी। सारा दिन उसने शहला बेगम के साथ बेहद खुशगवार गुजारा था। शाम को जब वो हॉस्टल वापस जाने की तैयारी कर रही थी कि शहला बेगम इधर उधर की बातों के बाद असल मौजू की तरफ आ गई। नगी, मुकर्रम अली शाह ने तुम्हारे बाबा जान की जायदाद के हिस्से का क्या किया? ये वो सवाल था जो वो बेटी से 6-7 माह से पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज हिम्मत करके इस्तिफसार कर ही लिया था। मम्मी, वो तो उन्होंने एक अरसा से मेरे नाम कर रखा है। नगी का अंदाज नॉर्मल था, वो उनके सवाल की गहराई को कभी नहीं थी। हाँ बेटा, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें बचपन से ही मुअज़्ज़म से मंसूब कर दिया था ताकि घर की दौलत बाहर ना जाए। शहला बेगम आज अपने खौल से बाहर निकल रही थी। उम्मी, ये बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नगी ने कुछ झींप करान की गलत फहमी दौर की थी। हुनकारा भरते हुए बेटी की पसंद पर उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। ये मोहब्बतें उन्हें आहिस्ता या हंसता ही नफरतों में बदलना थी। मम्मी, आप किसी भी किस्म की फिक्र मत पालें, आपकी बेटी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। उनकी खामोशी पर वो यही मतलब अखज़ कर सकती थी कि शायद उन्हें इससे बिछड़ने का डर है। अरे नहीं बेटा, मुझे मालूम है मेरी बेटी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अच्छा, आज मुझे एक बात तो बताओ, यह तुमने एक मैगजीन में मॉडलिंग करने के बाद दोबारा इस प्रोफेशन का रुख क्यों नहीं किया? मेरी जान, तुम्हारा फिगर तो अलिफ उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शहला ने बड़ी होशियारी से मौजू बदलाम था। उनका पहला नारगट नगी की जायदाद थी और दूसरा नारगट इसे मॉडलिंग की तरफ लाना था, क्योंकि बेटी के जरिए वो बेशुमार दौलत कमा सकती थी। नगी उनके लिए सोने की चिड़िया थी। अरे मम्मी, वो तो सब मैंने अपनी दोस्त के कहने में आकर मजाक ही मजाक में किया था, नगी ने बड़ी लापरवाही से कहा था। तुम्हारा दिल करता है इस प्रोफेशन में आने को? शहला ने बड़ी जांचती नजरों से उसकी समत देखा था। दिल तो बहुत करता है मम्मी, वो हिचकिचाती। शायद इसके अंदर अपनी माँ के जरासीम मौजूद थे, जब ही तो आज उनके शह देने पर वो खुलकर इजहार कर गई थी। दिल करता है तो क्यों नहीं आ जाती हो इस फील्ड में? गो कि उन्हें उसकी हिचकिचाहट के पस मंजर का कुछ अंदाजा तो था, लेकिन वो फिर भी तगैयुर भरे लहजे में इस्तिफसार कर रही थी। वो बाबा जान और मुअज़्ज़म कभी नहीं मानेंगे, वो तो पहले ही बहुत खफा हो गए थे। नगी अपना खदशा ज़बान पर ले आई थी। ये तो कोई बात नहीं है, इनकी सोच अभी तक दकियानूसी है। आजकल तो पढ़े लिखे घरानों की लड़कियां इस प्रोफेशन में आ रही हैं। तुम्हें शौक है तो मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, और अगर उन लोगों को तुमसे मोहब्बत हुई तो वो तुम्हें जरूर इजाजत दे देंगे। शहला बेगम ने बेटी के शौक को हुआ दी थी। सच मम्मी, नगी की दबी हुई ख्वाहिश पूरी तरह अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुकी थी, और फिर सामने बैठी औरत इसकी माँ थी जो इसको पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी। हाँ बेटा, मैं तुम्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकती है। वो नगी को भरपूर हौसला रही थी और अपनी फतह पर बेहद खुश थी। लेकिन वो बाबा जान और मुअज़्ज़म, फिर मम्मी, उन्होंने तो आपको इस फील्ड को खैर बात करने के बाद भी नहीं बख्शा था। नगी ने अपना खदशा फिर जाहिर कर दिया था।
मेरी बात छोड़ो नगी, तुम उनका खून हो। और फिर मुअज्जम अगर तुमसे वाकई सच्ची मोहब्बत करता है तो वो ज़रूर तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करेगा। शहला बेगम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता शीशे में उतार रही थी। वो इसके अपनों के खिलाफ उसे एकदम नहीं भड़का सकती थी, क्योंकि बीच में बेटी की मोहब्बत थी। पहले वो इसमें दरार डालना चाहती थी, और जब इन दोनों की मोहब्बत में दरार पड़ जाएगी तो मामला आसान हो जाएगा, और फिर वो बड़ी आसानी से इस दौलत तक पहुंच जाएंगी जो नगी के नाम थी। मम्मी अब ठीक के रही हैं, अब इन लोगों की मोहब्बत का पता लग जाएगा। पहले तो मैंने मॉडलिंग वाले टॉपिक पर उन लोगों से जिद ही नहीं की थी, अब जरा मैं अपनी मन्नो इकर देखती हूँ। वैसे मैं अक्सर उनसे अपनी बात मनवा लेती हूँ। नगी पर सोच अंदाज में गोया हुई थी। माँ की सपोर्ट इस वक्त उसे बहुत बड़ी नेमत महसूस हो रही थी। फिर ठीक है बेटा, मैं लंदन से इजा है, जब तक तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर भी हो जाएगा फिर तुम्हारा काम शुरू करवा दूंगी। लेकिन फिलहाल तुम इस बात का जिक्र किसी से न करना, जब काम शुरू करोगी फिर सबको बता देना। शहला बेगम ने तंबी करते हुए इसे घर वालों का इशारा दिया था। ओके मम्मी, लेकिन आपको तो वहाँ 4-5 माह लग जाएंगे। नगी शहला बेगम के प्रोग्राम से आगाह थी। परसों उनकी फ्लाइट थी, वो जहांगीर अहमद के पास जा रही। हाँ बेटा, ये भी मजबूरी है। जहांगीर ने वहाँ अपना कोई नया बिजनेस शुरू किया है, वो तो मुझे अपने साथ ही ले जा रहे थे, लेकिन तुम्हारा मामला बीच में आ गया था, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। बड़े संभल कर शहला बेगम ने बात बनाई थी। असल में वो शौहर की सरगर्मियों से बाखबर थी। वो तो फिलहाल वहां से आने का नाम नहीं ले रहे थे। शहला बेगम बेटी को हकीकत बताने से कासिर थी, इसलिए उन्हें खुद लेने जा रही थी। नगी उनकी पूरी बात सुनकर इस बात में सर बिलाकर रह गई थी। जहांगीर अहमद से इसका भी गायबाना तारुफ हो चुका था। फिर वो खुद गाड़ी में लगी को हॉस्टल छोड़ने आई थी। हॉस्टल के गेट से बाहर रखने वाले मुअज्जम को देखकर नगी बुरी तरह चौंक गई थी। मम्मी, ये मुअज्जम है। इसमें शहला बेगम को हॉस्टल के गेट की समत मुतवज्जे करते हुए इत्तला दी थी। शहला बेगम ने हुनकारा भरते बगौर मुअज्जम की समत देखा। बिलो पेंट पर बिल्लो और वाइट चेक की शर्ट में मलबूस वो बेहद जाजिब नजर लग रहा था। शहला बेगम ने दिल ही दिल में उसकी वजाहत का एतराफ किया था। वो दोनों माँ बेटी अभी तक अपनी गाड़ी में ही मौजूद थी, और कुछ फासले पर अपनी गाड़ी की समत बढ़ते हुए मुअज्जम की नज़र उनकी गाड़ी की समत उठी थी। शहरबानू से उसे इत्तला मिल चुकी थी कि सुबह से वो अपनी माँ के घर गई हुई है। वो बड़े खराब मूड में अंदर से निकाला था। इसी असना में वो दोनों माँ बेटी अपनी गाड़ी से निकलकर उसके नज़दीक आ खड़ी हुई थी। मुअज्जम, ये मम्मी हैं। इसके तेवर देख कर नगी ने फौरन तारुफ करवाया था। उन्हें कैसे भूल सकते हैं हम। मुअज्जम का लहजा बेहद तल्ख था। अपनी कार का लाक खोलते इसने शहला बेगम पर एक कड़ी नजर डाली थी। बेटा, मुझे आपसे कोई शक नहीं, ये अपने ही आपके बड़ों की जुबान बोल रहे हैं। शहला गो के अंदर ही अंदर तक उठी थी, लेकिन बज़ाहिर बड़ी नरमी दिखाई थी। अच्छा नगी बेटा, मैं चलती हूँ। इससे पहले कि मुअज्जम उन्हें कोई और जवाब देता, वो फौरन अपनी गाड़ी की समत बढ़ी थी। मुअज्जम, तुमने मम्मी के साथ अच्छा भी यूं नहीं किया है। शहला बेगम की कार के जाने के बाद नगी उसकी जानिब मुतवज्जे हुई थी। इसे मुअज्जम का अंदाज बेहद नागवार गुजरा था। मैंने तुम्हारी माँ की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। मुअज्जम दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए झूला उठा था। ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नगी ने भी इस पर चढ़ाई कर ली थी। वो भी दूसरी तरफ से आकर दरवाज़ खोलकर सीट पर विराजमान हो गई। उतरो फौरन, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मेरा ही दिमाग खराब है जो तुम्हारे पीछे खर हो रहा हूँ। मुअज्जम भी को पछाड़ खाने को दौड़ इत्ते। मुअज्जम को इस पर बेहद गुस्सा था। यह हरकत इसने पहली बार नहीं की थी, बल्कि इस माह तो हर वीकेंड पर उसने शहला बेगम के घर में गुजारा था। वो जो इसे कुछ बदलती हुई नजर आई थी माँ के मिल जाने से, वो फिर पहले जैसी दिखाई देने लगी थी। मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी, अगर हिम्मत है तो उतार दो। इसके गुस्सा से नगी जरा भी मरूब नहीं हुई थी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि हर वीकेंड अपनी मम्मी के पास गुजारने की तुमने कोई मिन्नत मान रखी है। इसे घोरकर मुअज्जम ने कार स्टार्ट कर दी थी। मुअज्जम,
मैंने उम्र का बड़ा हिस्सा तुम लोगों के साथ गुजारा है, अगर अब मैं थोड़ा सा वक्त अपनी मम्मी को दे दूंगी तो इसमें क्या हर्ज है। वो यकलख्त ढीली पड़ गई थी। आखिर मौज़म का गुस्सा भी तो ठंडा करना था, अपनी जल्दबाजी का उसे फौरन एहसास हुआ था। अच्छा, ये बुत वीकेंड पर मोबाइल भी अपनी मम्मी की हिदायत पर आफ रखती हो। ड्राइविंग करते विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए वो को आज जरा पर उतर आया था। इसका इरादा अब लॉन्ग ड्राइव का था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आज मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। नगी ने अब झूठ का सहारा लिया था। चलो फिर देख लेंगे, लेकिन आज मुझे एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। मुअज्जम के लहजे में गुस्सा खत्म हो चुका था, लेकिन वो बेहद संजीदा नजर आ रहा था। मुअज्जम, मेरे लिए इस मोहब्बत को इम्तिहान न बनाओ। मैं भी तुम्हें इसी शिद्दत से चाहती हूँ जिस शिद्दत से तुम मुझे चाहते हो। न जाने क्यों उसकी आंखें भर आई थीं। वो बेसाख्ता ही उसके निशाने पर सर रखकर रोने लगी थी। नगी, ये क्या कर रही हो? इसके तराशीदा सिल्की बाल इस वक्त मुअज्जम के शाने से होते हुए सीने को छू रहे थे। इनसे उठने वाली इम्पोर्टेड शैम्पू की खुशबू और इस पर सोंगी के बदन की खुशबू एक मशहूर कुनहिसार था। मुअज्जम को ड्राइविंग करना मुश्किल हो गया था। उसने सड़क के एक किनारे गाड़ी रोक दी और सद शुक्र था यहाँ ट्रैफिक भी इक्का दुक्का नजर आ रही थी। शायद वो लोग आबादी से कहीं दूर निकल आए थे। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये वही नगी है जो हर वक्त मुझसे लापरवाह और बेनियाज रहती है। मुअज्जम तो इसके इतने से इजहार पर सब कुछ भलाकर सरशार सा हो गया था। उसे नगी का ये रूप बेहद अनोखा लगा था। फिर मैं तुम्हें कैसे मनाती? नगी ने भीगी भीगी पलकें उठाकर शको किया था। कौन कफर है जो इस अदा पर ना मर जाए। नगी, तुम आज जरूर मुझे पागल करोगी। वो बेहद खुश नजर आ रहा था। एसपी साहब बने बनाए पागल शख्स को मैं पागल नहीं बना सकती। इसके शाने से सर उठाते वो शरारत से मुस्कुराई थी। हाँ, पागल हूँ, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। मुअज्जम भी पहली बारंगी के सामने खुलकर आया था। चली आजमाएंगे। नगी ने खुशगवार मोड में मानी खेज बात की थी। ताजमा लेना वदा। उसने नगी के सामने अपनी शफाफ मजबूत हथेली फैला दी थी। अपनी बात पर कायम रहना। नगी ने भी अपना नाजुक गला भी हाथ इसकी हथेली पर रख दिया था। हूँ बस नगी, जब से तुम्हारी मम्मी तुम्हें मिली है मुझे एक धड़का सा लगा रहता है। हुनकारा भरती मुअज्जम ने इसका हाथ मोहब्बतों की शिद्दत से दबाते हुए अपना खदशा जाहिर कर दिया था। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है मुअज्जम। वो खुद उसकी माँ के टॉपिक पर आ गया था और अब उसे अपनी माँ के लिए राह हमवार करनी थी। उसने नगी का हाथ छोड़कर दोबारा कार स्टार्ट की थी। वो उसकी जबान से शहला बेगम की तारीफें गौर सुनकर रहा था। काश मैं तुम्हें हकीकत बता सकता नगी। फिर बड़े खुशगवार मोड में मुअज्जम ने इसे हॉस्टल के गेट पर उतारा था। गुजरते दिनों में नगी और शहरबानों के आखिरी सेमेस्टर भी हो गए। छुट्टियां कुछ ज्यादा हुई थी, इसलिए वो दोनों घर आ गई। शहला बेगम अगर पाकिस्तान में होती तो इस बारंगी का इरादा माँ के पास छुट्टियां गुजारने का था। खैर, फोन पर उसका शहला बेगम से राब्ता हुनूस कायम था। उनकी छुट्टियों को 2 ही दिन गुजरे थे। सैयद मुकर्रम अली शाह भी इस बार घर में ही मौजूद थे। इन दोनों के आने से घर में रौनक सी हो गई थी। हालांकि नगी और शहरबानों की गैर मौजूदगी में शाहिदा बेगम और उनकी दोनों बहुएं भी तकरीबन रोज ही ज़ेब अल-निसा के पास चक्कर लगाती थीं। क्योंकि उनका घर भी करीब ही था, इसलिए ज़ेब अल-निसा को तन्हाई का ज्यादा एहसास नहीं होता था। फिर उन्हीं दिनों अचानक ही हैदराबाद से ज़ेब अल-निसा की खालाजाद बहन जरीना बेगम अपने शौहर सादत अली शाह के साथ पहुंच गई। इनके आने का मकसद अपने बेटे हमाद अली शाह के लिए शहरबानों का प्रपोजल था। ज़ेब अल-निसा और सैयद मुकर्रम अली शाह को इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आई थी। एक तो रिश्तेदारी भी थी, खानदान भी उनका हम पल्ला था, और दूसरा हमाद अली शाह भी उनका देखा भाला था। वो अपना बिजनेस संभालता था। ज़ेब अल-निसा और मुकर्रम अली शाह शहरबानों के लिए भी किसी ऐसे घर की तवक्को रखते थे। इस रिश्ते पर वो लोग खुश थे। मुअज्जम से भी फोन पर मशवरा किया गया था। इसे भी शहरबानों के लिए ये रिश्ता बेहतरीन लगा था। ज़ेब अल-निसा ने शहरबानों की रजामंदी चाही तो कुछ देर के लिए तो वो खामोश हो गए। अजीब तजब्जुब का शिकार थी। दिल में एक दर्द सा उठा था, लेकिन दिमाग में सरजनिश की तो इकरार में सर झुका दिया। आखिर वो इनकार भी किस बिल बोते पर करती। इसके पास कोई जवाज नहीं था। मंदी की रस्म हो गई और शादी इसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद तय पाई थी। यानी नगी और शहरबानों की शादी 1 साल बाद इकट्ठे होना थी।
شہربانوں کے साथ ससुर बहुत अच्छी तबीयत के मालिक थे।